हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज। आज आप लोगों के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोगों को पता होगा कि 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज इसके बारे में हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे और प्रमुख स्थल से किन किन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों का टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता, सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को 2-3 अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे में इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैंने नामकरण के बारे में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। आप लोग अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता या इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने इसके नाम के बारे में मैंने बता दिया, आप लोगों को रिवाइज भी हो गया, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे कि प्रमुख स्थल से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान से शुरू करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थल। ये हमारा पार्ट वीडियो 3 है। पार्ट कौन सा है? 3, यानी तीसरा वीडियो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर डाल रहे हैं, जो कि हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल यानी कौन कौन सा स्थल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे है उसके बारे में देखेंगे। यानी प्रमुख स्थल के बाद हम लोग देखेंगे नदी के बारे में, यानी किस नदी के किनारे स्थित होगा उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसके प्रमुख स्थल की खोज किसने किया था, तो यानी खोजकर्ता के बारे में देखेंगे। नदी के बाद हम लोग देखेंगे खोजकर्ता के बारे में। खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता के बारे में हम लोग देखेंगे। खोजकर्ता के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रमुख स्थल से किन किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ उसके बारे में देखेंगे। यानी साक्ष्य, साक्ष्य, साक्ष्य किन किन चीजों से प्राप्त हुआ उसके बारे में देखेंगे। हम साक्ष्य देखेंगे, साक्ष्य देखेंगे। यानी खोजकर्ता देखेंगे, नदी देखेंगे, प्रमुख स्थल देखेंगे। तो हम लोग पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि वहां से मुख्य रूप से 3 प्रांत हुआ करते हैं। पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और एक बलूचिस्तान प्रांत। तो हम लोग पंजाब प्रांत में देखते हैं एक स्थल की खोज की गई थी जिसका नाम है हड़प्पा। तो उस वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। पहला स्थल हम लोग देखते हैं प्रमुख स्थल। यहाँ पर एक देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा एक प्रमुख स्थल देखते हैं जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु नदी के सहायक नदी है रावी। तो पूछ देगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? यहाँ पर खोजकर्ता के बारे में तो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। तो कब? 1921 में दयाराम साहनी, एक व्यक्ति का नाम होता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी के द्वारा क्या किया गया था? खोज किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया गया था? खोज किया गया था। कब? 1921 में। अब बात ये उठता है कि हड़प्पा से किन किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कभी कभी पूछ लेता है कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, विशाल, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका? विशाल अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान यानी जो व्यक्ति मर जाता है, यानी R37 जो व्यक्ति मर जाता है तो उसे इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान यानी जो व्यक्ति मर जाता है R37 विधि के द्वारा
उसे दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला हुआ है, 837 कब्रिस्तान। उसके बाद यहाँ से मिला हुआ है एक कांस्य दर्पण, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, कांस्य दर्पण। पूछ देगा कि कांस्य दर्पण का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो मैंने यहाँ से बताया, 3 बताया, विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला हुआ है, कांस्य दर्पण का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से मैंने बताया 837 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद एक और यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है, जो कि यहाँ से मिलता हुआ है एक कृषक का आवास, यानी कृषक या श्रमिकों का आवास, कृषक नहीं सॉरी, श्रमिकों का आवास के साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। यहाँ से किसका आवास के मिला हुआ है, श्रमिकों का आवास या श्रमिक का आवास, श्रमिक का आवास का यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है, श्रमिक का आवास, श्रमिक का आवास। यहाँ से श्रमिक का आवास मिला हुआ है, कहाँ से, हड़प्पा से मिला हुआ है। तो मैंने हड़प्पा से देखा कि 4 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला मैंने देखा कि यहाँ से विशाल एक अन्नागार की प्राप्त हुई है, उसके बाद यहाँ से कांस्य दर्पण की प्राप्ति हुई है, उसके बाद 837 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखा गया कि श्रमिक का आवास के साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है, यानी पहले यहाँ पर लोग श्रमिक रहा करते थे, इसका साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद हड़प्पा के बाद हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि किस देश में पड़ता है, तो पाकिस्तान देश में पड़ता है। तो सेकेंड नंबर का हम लोग लिखते हैं मोहनजोदड़ो, सेकेंड नंबर का है मोहनजोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी किस देश में स्थित है, तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। आप लोगों को पता होगा, नहीं तो देख लीजिए, ये भी किस देश में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तरफ स्थित है, यानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मैं यहाँ पर नदी वाला में लिख रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था, तो 1922 में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है राखल दास बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में इसका खोज किया गया था। किसका, मोहनजोदड़ो को खोज किया गया था। अच्छा, मोहनजोदड़ो से साक्ष्य किया क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हम लोग देखेंगे कि किन किन साक्ष्यों को प्राप्त हुआ है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, जो कि ये हो गया हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो से किन किन साक्ष्यों को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं, एक विशाल अन्नागार और एक विशाल स्नानागार के भी प्राप्त हुआ है। हालांकि अन्नागार की प्राप्ति हड़प्पा से भी हुआ है और एक विशाल अन्नागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से भी होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक विशाल अन्नागार, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार की प्राप्ति, अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, और एक विशाल स्नानागार, यानी सामूहिक रूप से वहां पर लोग स्नान करते थे। अन्नागार का मतलब वहां पर बहुत सारे अन्न का इकट्ठा किया जाता था, यानी अन्न का भंडारण किया जाता था। एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार, यानी नहाने वाले स्थान को स्नानागार की प्राप्ति हुई है, स्नानागार की प्राप्ति। मैंने देखा कि मोहनजोदड़ो से मुख्य रूप से 2 चिन्ह स्थल प्राप्त हुए, एक विशाल अन्नागार, एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसका, एक पुरोहित की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, पुरोहित, पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, पुरोहित की मूर्ति हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नग्न अवस्था में कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नग्न अवस्था में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, नग्न अवस्था में कांस्य की मूर्ति अगर पूछेगा कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर पूछ देगा कि कांस्य की दर्पण कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर नग्न अवस्था में कांस्य की मूर्ति पूछेगा तो कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक विद्यालय की, विद्यालय की भी साक्ष्य मिला हुआ है, विद्यालय की भी साक्ष्य मिला हुआ, कहां से, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। उसके बाद एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य मिला हुआ है, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु, पशु का साक्ष्य,
पूछेगा कि एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, जो कि इसका मुद्रा पर अंकन था, यानी मुद्रा पर इसका अंकन था, यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने देखा, किसको देखा, मोहनजोदड़ो को देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में चंद्रहुदड़ो। पाकिस्तान में कौन देखते हैं, चंद्रहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तरफ पड़ता है। चंद्रहुदड़ो, 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 चंद्रहुदड़ो के बारे में देखते हैं। चंद्रहुदड़ो ये भी कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये भी चंद्रहुदड़ो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको खोज किसने किया था, इसको खोज दो व्यक्ति ने मिलकर के किया था। एक का व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट मैके, मैं लिखते चलता हूँ साथ में, अर्नेस्ट मैके। एक मैं लिखते जाता हूं, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मैके, मैके, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मैके, और एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था मजमूदार, मजमूदार, मजमूदार। दो व्यक्ति ने मिलकर क्या किया था, इनको खोज किया था, किसको, चंद्रहुदड़ो को। हालांकि ये सब भी बहुत सारे लोग मिलकर के खोज किया था, लेकिन जो मुख्य इसमें लोग थे उन्हीं का इसमें नाम लिया जाता है। इसमें चंद्रहुदड़ो में मुख्य रूप से दो व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मैके, एक व्यक्ति का नाम था मजमूदार। दोनों ने मिलकर के क्या किया था, चंद्रहुदड़ो की खोज किया था। और चंद्रहुदड़ो से किस चीज का साक्ष्य की प्राप्ति हुई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से। अब इसके नीचे में चंद्रहुदड़ो के बारे में लिखता हूँ। यहाँ से लिखते हैं कि मनके बनाने की कारखाने, यानी मनके बनाने की कारखाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चंद्रहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मनके, मनके बनाने के कारखाने, कारखाने का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, चंद्रहुदड़ो से मिला हुआ है। उसके बाद महिलाओं के श्रृंगार का सामान भी यहीं से मिला हुआ है। महिलाओं के श्रृंगार के सामान, महिलाओं के श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान, श्रृंगार के सामान। महिला क्या क्या श्रृंगार कर सकती है, महिला के श्रृंगार के सामान में जैसे लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, कंघा हो गया, और सब पाउडर हो गया, सब चीजों में मिला हुआ है, यहीं से मिला हुआ है। यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं आप लोग, लिपस्टिक, लिपस्टिक, उसके बाद काजल, लिपस्टिक, काजल। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, उसके बाद हो गया कंघा, कंघा, उसके बाद हो गया पाउडर, पाउडर। पाउडर का साक्ष्य मिला हुआ है, कहां से मिला हुआ है, चंद्रहुदड़ो से मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक और साक्ष्य मिला हुआ है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, यानी बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से मैं लिख देता हूं कि बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, यानी कुत्ता जो है बिल्ली का क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, यहीं से मिला हुआ है, कुत्ते का साक्ष्य मिला हुआ है। यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, चंद्रहुदड़ो से मिला हुआ है। चंद्रहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको किस व्यक्ति ने खोजा था, तो अर्नेस्ट मैके, और एक व्यक्ति का और नाम आता है जिसका नाम है मजमूदार साहब ने। मजमूदार साहब ने बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 स्थल को देख लिया, जो कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, लगभग पाकिस्तान में लगभग 500 से 600 स्थल खोजे गए, तो हमें उतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है उतना ही बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको देख लिया, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति में, भारत की स्थिति में देखते हैं हम लोग, देखते हैं लोथल। भारत की स्थिति में देखते हैं हम लोग, देखते हैं लोथल। लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। कौन, लोथल। लोथल को किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी पूछ देता है कि लोथल बताइए किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसे किस व्यक्ति ने खोजा था, तो 1957। कब, 1957 में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1957। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव जी ने 1957 में
आजादी के बाद 1957 में इसे लोथल गुजरात को खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि यहाँ से खोजा गया था। इसके बारे में हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए नीचे लिखूंगा इसके बारे में। यहाँ से क्या क्या किस किस साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, तो लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, लोथल है। एक बड़ा बंदरगाह है, यानी लोथल क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह। लोथल क्या है, बंदरगाह, इसे पतन भी बोलते हैं, बंदरगाह को हम लोग पतन भी बोलते हैं। और यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका, अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य। अग्निकुंड का प्रमाण पूछेगा कि कहाँ से मिला हुआ है, तो लोथल से मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से चावल का भी प्रमाण मिला हुआ है, चावल, चावल का प्रमाण पूछेगा कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो यहीं से मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ से मिला हुआ है, एक मिला हुआ है प्रमाण हाथी के दांत का प्रमाण, हाथी के दांत, हाथी के दांत का प्रमाण, हाथी के दांत का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो लोथल से मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घोड़े की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुआ है, घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति पूछ देगा कि घोड़े की मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो यहाँ से मिला हुआ है घोड़े की मूर्ति। उसके बाद 3 युगल समाधियां, युगल समाधियां का मतलब आप लोग समझते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है तो 2 लोगों को एक साथ करके मिट्टी में दफनाया जाता है। ऐसे ऐसे 3 प्रकार के मिले होते हैं, 3 युगल समाधियां। कभी कभी पूछ देता है कि 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। लोथल से मिला हुआ है, तो मैंने बताया कि लोथल से किन किन चीजों का साक्ष्य मिला हुआ है। एक सबसे बड़ा बंदरगाह है, उसके बाद यहाँ से चावल भी मिला हुआ है, हाथी के दांत मिला हुआ है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला हुआ है, उसके बाद यहाँ से घोड़े की मूर्ति मिला हुआ है, 3 युगल समाधियों के बारे में मिला हुआ है। उसके बाद मैं इसे क्लीन करता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ, इसको क्लीन मैं करता हूँ। 1 मिनट आप लोग रहेगा। तो मैंने देखा हड़प्पा के बारे में देख लिया, उसके बाद किसके बारे में देखा, मोहनजोदड़ो के बारे में देख लिया। उसके बाद हमने देखा हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखा था चंद्रहुदड़ो के बारे में देखा था। चंद्रहुदड़ो के बाद किसके बारे में देखा था, चंद्रहुदड़ो देख लिया था ना। चंद्रहुदड़ो के बाद में देखा था हम लोग भारत में लोथल देख लिया था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं गुजरात वाला में अन्य और है स्थल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसे मैं थोड़ा क्लीन करके मैं बताता हूँ, वहां से कुछ कुछ स्थल से क्या क्या प्रमाण मिला हुआ है तो मैं देखता हूँ, देखते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग लोथल देख लिए थे, गुजरात वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुजरात में ही एक जगह पड़ता है जिसका नाम है रंगपुर, आइए देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुजरात, हम लोग देखते हैं 4 नंबर था, 5 नंबर हम लोग देखते हैं, 5 नंबर हम लोग देखते हैं, 5 नंबर रंगपुर, 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 रंगपुर जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। मैंने बताया था रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी पूछ देता है कि रंगपुर बताइए किस नदी के किनारे स्थित है, तो रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। भादर, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो भादर नदी के किनारे स्थित है, भादर नदी के किनारे। तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो भादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। इसे किसने खोजा था, तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है था जिसके व्यक्ति का नाम आता है यज्ञदत्त शर्मा। इस व्यक्ति का नाम आता है यज्ञदत्त, 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 यज्ञ इसी तरह से लिखा था ना जी, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। तो रंगपुर को किस नदी के किनारे स्थित है, तो भादर नदी के किनारे स्थित है। किस व्यक्ति ने खोजा था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। तो रंगपुर से किस किस साक्ष्य का प्रमाण हुआ है, तो रंगपुर से देखते हैं कि धान के भूसी का प्रमाण, धान के भूसी, यहां से किसका मिला हुआ है, धान के भूसी का प्रमाण, धान के भूसी, धान के भूसी का प्रमाण, भूसी का प्रमाण मिला हुआ है। तो पूछ देगा कि धान का भूसी का प्रमाण कहां से मिला हुआ है, तो यह रंगपुर से मिला हुआ है। कहां से, रंगपुर से मिला हुआ है। उसके बाद यहां से बाजरा, यहां से बाजरा, यहां से और मिला हुआ है बाजरा, बाजरा, बाजरा का भी प्रमाण मिला। उसके बाद यहाँ से बाजरा और उसके बाद ज्वार का भी यहाँ से प्रमाण मिला हुआ है, बाजरा और ज्वार। तो रंगपुर से किस किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो धान के भूसी का प्रमाण मिला हुआ है, उसके बाद बाजरा के भी प्रमाण मिला है, उसके बाद ज्वार का प्रमाण मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, उसके बाद हम लोग आते हैं
यहीं पर आते हैं गुजरात में 6 नंबर पर आते हैं, जिसका नाम है सुतकोटदा। सुतकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कभी कभी पूछ देता है, तो सुतकोटदा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सुतकोटदा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती। सुतकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। हालांकि इसके खोजकर्ता के बारे में नहीं पूछता है, इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे सुतकोटदा के बारे में। अब सुतकोटदा देखते हैं कि सुतकोटदा से किन किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सुतकोटदा से देखते हैं कि घोड़े की हड्डी का प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। घोड़े की हड्डी का प्रमाण, घोड़े की हड्डी पूछ देता है कि घोड़े की हड्डी का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? तो सुतकोटदा से मिला हुआ है। उसके बाद एक तराजू का भी प्रमाण मिला हुआ है। एक तराजू जो वर्तमान समय में हम लोग तौलते हैं, तो तराजू का प्रमाण मिला हुआ है। तराजू का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तो सुतकोटदा से मिला हुआ है। उसके बाद कलश सावधान। कलश सावधान क्या होता है मैं बता रहा हूं। कलश सावधान मैंने बताया कि जो व्यक्ति मर जाता है उसे 837 के द्वारा उसे दफनाया जाता है कहां पर? हड़प्पा में। उसे, और व्यक्ति जो मर जाता है उसे जलाया जाता है कहां पर? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद युगल समाधियां मैंने बताया कहां पर मिला, यानी पैर करके, यानी पैर बना करके मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है कहां पर? लोथल में। उसके बाद उसके जला करके, जो मृतक मर जाते हैं उसे जला करके उसे कलश में भर करके उसे दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर कहां पर? कलश सावधान। ये मिला हुआ है सुतकोटदा से। उसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान। भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में आते हैं 7 नंबर, जो कि हम लोग देखते हैं कालीबंगा। जो कि कालीबंगा भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में काफी फेमस है। राजस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा मुख्य रूप से घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसे किस व्यक्ति ने खोजा था? तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है अमलानंद घोष। उस व्यक्ति का नाम आता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष व्यक्ति ने किसे क्या किया था? कालीबंगा स्थान को क्या किया था? खोज किया था। और कालीबंगा से मुख्य रूप से किन किन चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वहां से देखते हैं कि काले रंग की चूड़ियां, मैं यहाँ पर लिखता हूं काले रंग की चूड़ियां, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की क्या है? चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां यही से प्राप्त हुआ है, इसीलिए शायद इसका नाम कालीबंगा नाम पड़ा। उसके बाद हल का प्रमाण, उसके बाद जूते हुए खेत का प्रमाण, खेत का साक्ष्य या प्रमाण आप बोल सकते हैं उसे। कभी कभी पूछ देता है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। उसके बाद यहां से मिले हुआ है भूकंप का प्रमाण, भूकंप का प्रमाण आप लोग इसमें पढ़िएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पतन का मुख्य रूप से भूकंप का कारण एक हो रहता है। उसमें बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं। तो भूकंप का प्रमाण कहां से मिला हुआ है? कालीबंगा से मिला हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कालीबंगा देख रहे, तो उसके बाद हम लोग आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में आप लोगों को पता है कि मुख्य रूप से 3-4 स्थल है। तो हरियाणा में हम लोग 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर हरियाणा में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है राखी गढ़ी किस राज्य में पड़ता है? भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो राखी गढ़ी ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसे किस व्यक्ति ने खोजा था? एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है सूरजभान। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए राखी गढ़ी को किस व्यक्ति ने खोजा था, या खोजकर्ता का नाम बताइए। तो उस व्यक्ति का नाम है सूरजभान नामक व्यक्ति ने खोजा था। सूरजभान नामक व्यक्ति था। और राखी गढ़ी से किन किन साक्ष्यों को प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, नहीं तो अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े स्थल का कौन सा है? राखी गढ़ी है। तो भारत में स्थित सबसे बड़े स्थल कौन सा है? वो है राखी गढ़ी है। और यहां से कुछ ताम्र उपकरण की भी प्राप्ति हुई है। ताम्र उपकरण
यानी ताम्र उपकरण का मतलब तांबे से बना हुआ कुछ चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। ताम्र उपकरण की प्राप्ति, उपकरण, ताम्र उपकरण की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? यहाँ से कुछ हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राखी गढ़ी देख लिया, तो हरियाणा में एक और पड़ता है जिसका नाम है बनवाली। मैंने हरियाणा में बताया था कि हरियाणा में मुख्य रूप से 3-4 स्थल थे, राखी गढ़ी, बनवाली, और एक का नाम है भगवानपुरा। तो बनवाली भी कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है हरियाणा में, राज्य में पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है, ये भी हरियाणा राज्य में पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनवाली मुख्य रूप से सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो बनवाली से मुख्य रूप से किन किन चीजों का साक्ष्य मिला है? तो बनवाली से हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के बने हुए क्या देखते हैं? मिट्टी के बने हुए हल का प्रमाण, मिट्टी के बने हुए हल का प्रमाण, मिट्टी के हल का प्रमाण, प्रमाण मिला हुआ है। तो मिट्टी के बने हुए हल का प्रमाण कहां से मिलता है? तो बनवाली से मिलता है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने इतना बार इसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब के बारे में। तो थोड़ा मैं इसे क्लीन करता हूँ क्योंकि बोर्ड भर चुका है, थोड़ा मैं इसे क्लीन करता हूँ, उसके बाद और बताता हूँ। तो हम लोग देख लिए, हरियाणा में देख लिए, गुजरात में देख लिए, राजस्थान वाला क्षेत्र में भी देख लिया हम लोग, राजस्थान वाले क्षेत्र में भी हम लोग देखें। थोड़ा इसमें क्लियर करते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब वाला क्षेत्र में देखेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में देखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में देखेंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। बोर्ड छोटा होने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से बोर्ड भी थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ा परेशानियाँ है, क्या कीजिएगा। तो हम लोग 3-4 देख लिए थे राज्य के, भारत में राज्य को बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब राज्य के बारे में देखते हैं। पंजाब देखते हैं। आइए पंजाब के बारे में देखते हैं। हम लोग पंजाब के बारे में देखते हैं। तो कौन सा 8 नंबर था? तो 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर देखते हैं, पंजाब के बारे में देखते हैं। 9 नंबर पंजाब के बारे में देखते हैं। तो पंजाब में एक जगह पड़ता है मुख्य रूप से, एक हड़प्पा स्थल था जिसका नाम था रोपण। पंजाब में मुख्य रूप से एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है रोपण। रोपण जो कि कहाँ पर, किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब। भारत किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु की सहायक एक सतलज नदी होती है जो कि पंजाब में काफी विस्तृत है। तो जो भी जितने भी स्थल पंजाब में मिलेंगे वो काफी ज्यादा से ज्यादातर क्या होगा, सतलज नदी के किनारे स्थित होंगे। तो रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज, रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे है। इसके खोज किसने किया था? तो S.N. राव ने किया था। एक व्यक्ति का नाम था S.N. राव ने किया था। तो पूछ देगा कि बताइए रोपण की खोज किसने किया था? तो S.N. राव ने किया था। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से मुख्य रूप से क्या साक्ष्य मिला हुआ है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं साक्ष्य के रूप में, यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है। किसका? तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तो रोपड़ से मिला हुआ है। रोपड़ किस राज्य में पड़ता है? तो भारत के पंजाब राज्य में पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, रोपड़ हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं कहां पर? आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाला में देखते हैं दायमाबाद। 10th नंबर हम लोग देखते हैं दायमाबाद। दायमाबाद, दायमाबाद कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र यानी HMH महाराष्ट्र। दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दायमाबाद। दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ से किस चीज का साक्ष्य मिला हुआ है? तो यहाँ से तांबे की रथ की साक्ष्य मिला हुआ है। तब पूछ देगा कि तांबे का रथ का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर मारिएगा दायमाबाद। तांबे के रथ, तांबे के रथ का प्रमाण, तांबे के रथ का प्रमाण, रथ का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा दायमाबाद। उसके बाद हम लोग देखें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मैंने बताया था। उत्तर प्रदेश में मैं लिख ही देता हूँ 11th नंबर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है?
हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से क्या हम लोग इसके बारे में देखे थे कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, आलमगीरपुर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभ्यता के सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, वो है आलमगीरपुर। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, दायमाबाद। इसको यहां पर लिख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, दक्षिणी भाग कौन सा है, तो दायमाबाद। हमने प्रमुख स्थल के बारे में मुख्य रूप से चर्चा किया, इसके साक्ष्य के बारे में देखा, खोजकर्ता के बारे में देखा, किस नदी के किनारे स्थित है, ये यहाँ तक हम लोग प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हो जाता है, जो कि 2500 BC से माना जाता था कि प्रारंभ हुआ था और 1700 या 1750 BC में इसका क्या हो जाता है, समापन यानी अंत हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, सभ्यता के पतन का कारण इसमें अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग मत देते हैं। कुछ इसमें विदेशी इतिहासकार है, उन लोगों का मत हम लोग देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल, दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट मैके और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। वही सर जॉन मार्शल है जो कि 1921 में पुरातात्विक विभाग का किया था, हेड था। इन लोगों का ऐसा मानना था कि सिंधु घाटी का पतन बाढ़ जैसे ही आया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। इन लोगों का ऐसा मानना था कि बाढ़ के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। उसके बाद कुछ विदेशी इतिहासकार है, उसमें है व्हीलर और एक और इतिहासकार है जिसका नाम है चाइल्ड। व्हीलर और चाइल्ड इतिहासकार का ऐसा मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि इनका पतन विदेशी आक्रमण के दौरान इसका पतन हो गया। इन लोगों का ऐसा मानना था कि नहीं, बाढ़ के द्वारा नहीं, विदेशी आक्रमण यानी विदेश से कुछ लुटेरे आए, आक्रमण किए और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। विदेशी आक्रमण के द्वारा पतन हो गया, विदेशी आक्रमण के द्वारा पतन। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, एक इतिहासकार आते हैं जिसका नाम है फेरल सर्विस। एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है फेरल सर्विस। इनका मानना था कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन न तो बाढ़ के द्वारा न तो विदेशी आक्रमण के द्वारा हुआ, बल्कि इसका पतन जलवायु परिवर्तन के दौरान ही इसकी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी पारिस्थितिकी परिवर्तन, यानी इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के द्वारा इसका पतन हो गया। ऐसा मानना था किनका, फेरल सर्विस का। इसमें बहुत सारे इतिहासकार का अलग अलग मत है कि हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ। इसमें हम लोग देखें अर्नेस्ट मैके और सर जॉन मार्शल का ऐसा मानना था कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ। उसके बाद हम लोग देखें व्हीलर और चाइल्ड का ऐसा मानना था कि नहीं, बाढ़ के द्वारा नहीं, बल्कि इसका पतन किसके द्वारा, विदेशी आक्रमण के द्वारा किया गया। उसके बाद एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है फेरल सर्विस। इनका मानना था कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन न तो बाढ़ के द्वारा न तो विदेशी आक्रमण के द्वारा, बल्कि इनका पतन जलवायु परिवर्तन के दौरान हो गया। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होते गया। तो हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े, प्रमुख स्थल के बारे में हमने देखा। उसके बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में देखा। नेक्स्ट 2 वीडियो के बारे में अंदर हम लोग पीछे पढ़ा था, उसके नामकरण के बारे में देखा था, खोज के बारे में देखा था, विस्तार के बारे में देखा था, उद्भव के बारे में देखा था और प्रमुख स्थल के बारे में देखा था और नगरीय व्यवस्था के बारे में देखा था। उसके बाद प्रशासन, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद शहरों का विभाजन के बारे में देखा था, सड़क के बारे में देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग मुख्य जितने टॉपिक थे यानी जितने पॉइंट थे हम लोग अध्ययन कर लिए। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है,
आप लोग इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।